रिस्पॉन्स पे हम बात कर रहे हैं कितना सिग्निफिकेंट है, और दूसरा ये कि जो S-400 तबाह किया एयर डिफेंस सिस्टम JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने आदमपुर में, वो कितनी बड़ी तबाही है, कितना बड़ा नुकसान है भारत के लिए? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा नुकसान है। ये इसलिए कि ये S-400 ये रशियन ओरिजिन का एक सरफेस टू एयर वेपन है एयर डिफेंस के लिए। ये ना सिर्फ जहाज इंटरसेप्ट करता है बल्कि ये क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स और इवन स्टेल्थ जो नजर ना आने वाले वेपन्स होते हैं उनको भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इसकी 400 से 500 मिलियन डॉलर इसकी प्राइस है पर बैटरी की, और ये एसेट्स इतना स्ट्रांग है कि किसी भी आने वाले दुश्मन के हमले को रोकने की सलाहियत रखता है बहुत इफेक्टिवली। ऑल्दो पाकिस्तान ने भी इसका काउंटर पहिर कर लिया हुआ है, जो कल हमें पता लगा कि ये फायर भी किया गया है। जो हिंदुस्तान के जो राफेल जहाज शूट डाउन किए उनमें से एक विक्टिम इस मिसाइल का भी था जो पाकिस्तान ने लिया है, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन ये S-400 जो है ये दुनिया में वेल सॉर्ट आउट है, और इस रीजन में टर्की और इंडिया के पास है, रशिया के अलावा। और ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है बुनियादी तौर पर। ये जो सिस्टम होता है ये बुनियादी तौर पर ये S-20 अब सिर्फ इसको टारगेट करना मुश्किल होता है, बिकॉज ये तो खुद आने वाले मिसाइल या ड्रोन या किसी भी वेपन को ये तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन इसको खुद तबाह कर देना, ये पाक फिजाइया का जो मुझे पता लगा है जो हमला किया गया, ये बहुत पावरफुल मैसेज है, बहुत एक्यूरेट मैसेज है। कल तक जो ड्रोन फायर हो रहे थे हमारे सरहदों के अंदर और पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक एलिमेंट ऑफ अनईजी और इनसिक्योरिटी फील कराने की जो मोटिव था हिंदुस्तान का, वो अपनी जगह चल रहा था। लेकिन शायद हिंदुस्तान ने इससे मिसरीड ये लिया कि हम रिजॉल्व नहीं रखते, या हमारी कैपेबिलिटी नहीं है उसको फायर करने की, या हमारी सलाहियत नहीं है। और वो मैसेज दे दिया हमने कि ना सिर्फ हमारी काबिलियत है बल्कि हम रिजॉल्व भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कुव्वत इरादी पे कभी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। इसी वजह से आपने नोट किया कि आज मैसिव रिटेलिएशन हुई है, बहुत सारे एयर बेसिस हिट किए गए हैं, अदर देन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ग्रिड, सैटेलाइट उनका जो मिलिट्री का है उसको टारगेट किया गया है। जो चीज़ मैं काफ़ी अरसे से तमाम नाज़रीन के सामने और आपके चैनल पर भी मैं कहता आया हूँ, और वो थी कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की ख़ास तौर पर मैं बता सकता हूँ कि साइबर कमांड हमारी बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग है। मैं विजिट करके आया उसको, मुझे काबिलियत का मालूम था कि वो आज मुझे नज़र आई है, वो पुट टू एक्शन जैसे हुई है। हमने उसी वजह से इनकी वेबसाइट्स जैम की हैं, हैक की हैं, उनका डाटा डिलीट कर दिया है। हमने आज बुनियादी तौर पर अपना रिजॉल्व के अलावा कैपेबिलिटी भी दिखाई है। देखिए, कैपेबिलिटी होना और चीज़ होती है, और रिजॉल्व और कुव्वत इरादी इसको इस्तेमाल करने का होना और चीज़ होती है। और हिंदुस्तान शायद यही अंडर एस्टिमेट हमें कर रहा था कि शायद हमारी पहली तो काबिलियत ही नहीं है, और अगर काबिलियत हमारी है तो वो ये समझ रहे थे कि हम इसको विल या डिटर्मिनेशन या हमारी कुव्वत इरादी इतनी कमज़ोर है शायद उनके ख्याल में कि हम इसको फायर करने की सलाहियत ही नहीं रखते, फैसला करने की सलाहियत है। आज आपने नोट किया तमाम फ्रंटलाइन बेसिस को तबाह किया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारे लाहौर के या कश्मीर के ऑपोजिट हैं एयर बेसिस से लेकर सिरसा, उधमपुर, भुज, और ये भुज और सिरसा वगैरह भावलपुर के अगेंस्ट, और भुज जो है वो साउथ में है कराची के अगेंस्ट, ये सारे एयर बेसिस हमने अक्रॉस द बोर्ड हिट किए हैं। यानी कि जो जो एयर बेसिस हमें हमारे सामने थे उनको हिट किया गया। आपके नाजरीन के सादा और सिंपल लफ्ज़ों में बयान करने के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ, बहुत सारे जहनों में शायद ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये एयरफील्ड हमारे क्या क्या फ़ायदा होता है, वो तो उनके टेक ऑफ लैंडिंग के लिए होता है, हमें क्या फ़ायदा होता है उसका? हमें ये फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पर मैं जंग के दौरान बात करता हूँ, कि ये जो रनवेज होते हैं या एयर बेसिस होते हैं, यहाँ से जहाज़ टेक ऑफ और लैंड करते हैं। जैसे उस दिन 72 के करीब जहाज़ आए थे, इसी तरह के रनवे से टेक ऑफ जब वो आते हैं तो ये इस्तेमाल हो सकते हैं हमारे ऑफेंस के अगेंस्ट, यानी हमारे खिलाफ जो और हमारे अंदर जो अटैक होने हैं वहाँ से जहाज़ टेक ऑफ करते हैं। और इसी तरह जब हमारे जहाज़ जाएंगे हमला करने दुश्मन पर, वापस रिटेलिएटरी स्ट्राइक करने या अपने टारगेट्स को अचीव करने, या हमारी लैंड फोर्सेस जब आगे बढ़ेंगी तो उनकी एयरफोर्स इन्हीं बेसिस से टेक ऑफ करके हमें डिफेंस भी देती है, यानी रेजिस्ट करती है, हमें हम पर हमलावर हो सकती है। तो ये टू प्रॉन्ग होता है। एक होता है कि वहाँ से ये टेक ऑफ करके हमारे खिलाफ ऑफेंस ना कर सकें, और जब हम जाएँ
तो हमारे खिलाफ डिफेंस ना अवेलेबल हो, यानी इनके बेसिस जब डैमेज होंगे या डिस्ट्रॉयड होंगे तो ये वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। एक और चीज मैं इंटरेस्ट के लिए बताता चलूं कि ये रनवेज को पूरी पूरी जंग के लिए तबाह नहीं किया जा सकता। जाहिर है पता होता है दुश्मन को, हमें भी पता है कि हमारे रनवे पर हमला हो सकता है, तबाह हो जाएगा, तो हम ये रिकवर करने की कैपेसिटी होती है, मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होता है, दोबारा डैमेज को रिकवर कर। लेकिन यहाँ इस वक्त क्योंकि जंग नहीं हो रही, हमने अपनी रीच दिखाई है, हमने अपना पंच दिखाया है और हमने अपनी सिवियरिटी दिखाई है कि हम कितना सीरियसली हिट करते हैं। और अभी ये ऑफिशियली ज़माने अमन है, अभी फॉर्मल जंग डिक्लेयर नहीं हुई, तो हमने अपनी रीच कि हमारा बाजू यहाँ तक जाता है और इतनी जोर का पंच हमारे अंदर है, ये रिजॉल्व किया। और कौमों के लिए बाज़ दफ़ा बड़ा ज़रूरी होता है ये बताना, क्योंकि अब देखिए कल तक जो मैं अर्ज़ करता चलूँ, कल जो शाम तक हिंदुस्तान ड्रोन भेज रहा था, हमारे लोगों में थोड़ी सी एक कंसर्न भी था कि हमारा शायद कैपेबिलिटी नहीं है या हम कर नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान ने मिसरीड किया, और अगर कल शाम को आप मुज़ाकरात की टेबल पर अमेरिका हमें बिठा देता तो हमारी डिफेंसिव पोजीशन होती कि देखा जी हमने तो सबक सिखाया। हालांकि बड़ी ऑफेंसिव थी, 5 आप जहाज लूज की पोजीशन। बिल्कुल खालिद चिश्ती साहब, ये तो हमने देखा ही है कि वेट करके आए हैं, बहुत वक्त लिया है अमरीकी वजीर खारजा ने राब्ता करने में, और चूंकि हमने अपने अफवाज पाकिस्तान को ये सारे इख्तियारात दे दिए थे कि वो अपनी मंशा के मुताबिक अपनी स्वाबदीद पर जवाबी वार कर सकते हैं, तो अब तो बॉल जो था पाकिस्तान की कोर्ट में था। पहले राब्ता क्यों नहीं किया गया और 4 दिन का इंतजार क्यों किया गया मार्को रूबियो की जानिब से राब्ता करने में? देखिए, मैं तो एज अ स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैं इसको पॉजिटिव ही लेता हूँ। वो इसलिए कि आप ट्रैक रिकॉर्ड जाएं अमेरिका का, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमें शुरू में ही तकरीबन नेगेटिव बयानात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू होते थे अमेरिका से। आप नोट करें, रिकॉल करें, आप तो मीडिया में बैठे हैं, आपको होता था कि पहले दिन ही अमेरिका की तरफ से आता था कि पाकिस्तान सो कॉल्ड दहशतगर्दी के सेंटर ख़त्म करने में मदद करे इंडिया की, फलां करे फलां, यानी कि वो पहला बयान ही पहले दिन ही ऐसा लगता था कि वो हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हैं। Exactly. तो मैं तो इस पर मेरा तो इत्मीनान है इसके ऊपर, मैं इस पर कंसर्न नहीं हूँ, क्योंकि इस दफा अमेरिका ने हमें नहीं बुली किया, हमें प्रेशर नहीं डाला, हमें कोई नेगेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं डाला। हमें कहा गया दोनों मुल्क बैठे, दोनों मुल्क बैठे, हम इसका मतलब हम इक्वेट कर गए, जिसका मतलब ये है, जिसका मतलब ये ना लेके उसने हमें बराबर पलड़े में रखा है। मैं इसको उससे भी पॉजिटिव लेता हूँ। इंडिया की तरफ ना जाने का मतलब यह है कि हो सकता है उनके जहनों में क्लैरिटी है कि ये झूठ पर मबनी सारा बयानिया है, लेकिन क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया की इकोनॉमिक टाइज है उनके साथ, सोशल रिलेशन है, डिप्लोमेटिक, सब चीजें खुलकर सामने आ गई हैं, खुद इंडिया ने अपने आप को एक्सपोज किया। रहमान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? रहमान, काइंडली माइक अनम्यूट कर लीजिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे। जी, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं असल में क्या ये रहा था कि देखिए, एक्सपोज तो वो बहुत बुरी तरह से हुए हैं, और जहाँ तक सफारी की बात है तो शायद कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि ये पुराने मॉडल पर जिस तरह से पुलवामा वाला वाकया हुआ था उसी तरह से जो है वो शायद ये मामला निपटेगा, जहाँ पर एक दिन जो है वो कुछ करेंगे और अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा, और उसके बाद जो है वो ये मामला जो है वो रैप अप हो जाएगा, और फिर दे विल गो एज नॉर्मल जिस तरह से जो है वो चीजें पहले थी, और वो फिर अपने लोगों को कह भी सकेंगे, इलेक्शन में जाएंगे और वहां पर जो है वो कहेंगे कि देखिए हमने पाकिस्तान के साथ जो वो क्या कर दिया, जिस तरह से पिछली दफा उन्होंने किया था, अपना पायलट भी पकड़वा लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वहां पर जलसों के जो है वो उसका नाम लेते रहे, कहते रहे कि देखिए हमने कितना बड़ा काम दिया, फिर उनको अवार्ड भी दे दिया, उसमें फिल्में भी बना दी। तो ये तो लग रहा था कि ये कोई उसी तरह से होगा, लेकिन इस दफा जो पैनिक था ना वो देखा जा रहा था। ये जो 2-3 दिन का टाइम आया ना, इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि इंडियंस खासे डेस्परेट हो रहे थे, और डेस्परेट वो इस तरह से हो रहे थे कि जो ड्रोन अटैक हुए उसमें जो उन्होंने पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश की, वो पाकिस्तान को ट्रैप करना चाहते थे। फिर उसके बाद जो है वो मिसाइल अटैक्स जो किए गए वहां पर भी, और एक मुसलसल इश्तियाल दिलाने की, और फिर दरमियान में प्रोपेगेंडा भी किया गया कि पाकिस्तान ने ही जो है वो हमला कर दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त भी इनको कहा था कि भाई जब हम हमला करेंगे तो उस वक्त जो है वो आपको बताएंगे, एंड इट विल बी वेरी लाउड एंड क्लियर, जैसा कि आज हुआ है। लेकिन इन्होंने उस वक्त जो है वो पाकिस्तान को जो है वो एक ल्योर करने की जो है वो कोशिश की थी कि बस ये कहा जाए कि जो इंडिया ने करना था वो इंडिया ने कर लिया, जो पाकिस्तान ने करना था वो पाकिस्तान ने कर लिया, चले यहाँ बैठ के जो है वो आगे चलने की जो है वो बात करें। तो मेरा ख्याल है इट डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, और ये जो डेस्परेशन थी वो इंडियंस के अंदर जो है वो बहुत हद तक जो है वो नजर आ रही थी। लेकिन आज उन्हें जवाब मिल गया, और आज पाकिस्तान की तरफ से ये कह दिया गया है कि भाई अब आपके पास जो है वो सारा मामला है, आप इसको देख
आप अगर आगे बढ़ाना चाहते तो हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो टारगेट्स होंगे वो वो हमने आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो ये भी आपकी जो है वो मर्जी है। बिल्कुल। रहमान, जैसे कि पहले बात कर रहे थे मल्टी डोमेन अटैक की, तो चिश्ती साहब आप बताइएगा कि इस वक्त जो ये एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है पाक अफवाज की जानिब से और जो है PAF की जानिब से, जिसमें हम देख रहे हैं कि एयर टू एयर स्ट्राइक्स हैं, लैंड टू एयर स्ट्राइक्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, और बहुत ही कलील मुद्दत में, क्योंकि अगर ये भारत होता और ऐसी कोई सूरत हाल होती तो उनको 2 हफ्ते का टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने में, और ये हिस्ट्री बताती है 2016, 2019, 2025 बताता है कि उनको 2 हफ्ते का वक्त लगता है। लेकिन कितने कलील मुद्दत में अफवाज पाकिस्तान ने ये रिस्पॉन्ड किया है? क्या पहले से इस चीज़ की एंटिसिपेशन मौजूद थी? देखिए, काबिलियत तो बिल्कुल मौजूद होती है। मैं कुछ हफ्ता पहले भी ये सारी ऑपरेशनल जगहें भी, बेसिस भी विजिट करके आया था, जो J-10C और J-17 थंडर के इनके पायलट से मिलकर आया था। फुल्ली रेडी होते हैं वॉर प्लान्स के सेंस में। ये साइबर कमांड फोर्स मैंने रिसेंटली विजिट की थी, तो मैं बहुत बहुत मुतासर हुआ था, और मैं ये दुआ करता था कि वक्त ना आए इंडियंस पर उस सेंस में कि हमें ये इस्तेमाल करना पड़े, इस हद तक जाना पड़े। और आप नोट करें कि इतना रेजोल्यूट रिस्पांस गया है, इतना इफेक्टिव रिस्पांस गया है कि हमारी काबिलियत उन पर जाहिर हो गई है। जो मैं आप थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है या हुकूमत उनकी अब इंटरफेयर कर रही है, तो मेरे लिए ये पॉजिटिव खबर है। पहले हमारा ज़रा सा इनिशिएटिव होता था, वहाँ से हमें सो कॉल्ड ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती थी उनको, जैसे जो हमारे शान निशान नहीं होती थी। तो अब हिंदुस्तान को आज कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर ये जंग से पहले ऑल फ्रंट बेसिस न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, S-400 की बैटरी में हमने आपको तबाह करके दिखा दिया कि हम बैठे बैठे भी वहीं मार देंगे, इससे पहले वो हम पर फायर करें हम उसको वहीं तबाह कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो साइबर जो हमारा कमांड ने अटैक किया है, वेबसाइट्स को किया है उनके, मैं भी एक मीडिया पे पढ़ रहा था, नॉट कन्फर्म, उनके मोदी की अपनी वेबसाइट हैक कर ली गई है, जो मिलिट्री सैटेलाइट है उसको जैम कर दिया गया है। हमने मैसेज क्या दिया है? हमने मैसेज अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कुव्वत इरादी का दिया है, और ये अच्छा हुआ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं तबाही नहीं चाहता, लेकिन नेगोशिएशन टेबल के लिए अच्छा हुआ। आज जब आप नेगोशिएशन टेबल पे अमेरिका बिठाए, कोई भी मुल्क बिठाए, तो इंडिया को पता है कि हम व्हाट आर वी केपेबल ऑफ। कल शाम तक वो मिसरीड कर रहे हैं। एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ, एक तो ड्रोन अटैक हुए, उनके हवाले से तो हम काफी मीडिया में बात कर चुके हैं। ये जो आज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो दागे गए पाकिस्तान की तरफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर ये कोई और मिसाइल से, और लेकिन एयर बेसिस को टारगेट करने की जो है वो 3 एयर बेसिस को जो है वो कोशिश की गई। इसके पीछे आपको क्या जो है वो मोटिव नजर आता है? क्या कुछ एंटिसिपेट किया जा रहा था आज, या फिर जो है वो प्रोवोकेशन ही मजीद दिलाना था भारत की तरफ से? देखिए, मेरा एक डिफरेंट एंगल इसको लेते हैं। पहले जब बिल्कुल रिलेटिवली इतनी एस्केलेशन नहीं हुई थी, चंद दिन पहले, हफ्ता एक पहले, जब इनको, या 10 दिन पहले, जब इन्होंने 4 राफेल की अटेम्प्ट की थी, जो आप मीडिया ने बड़ा प्रॉम्प्टली रिपोर्ट किया कि जैम कर दिया, और फिर पठानकोट और श्रीनगर पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई उनको, वो पहला उन्होंने हमें टेस्ट किया था। और लेकिन क्योंकि मुंह की खानी पड़ी, वो समझ रहे थे कि हम इसमें कोई अचीव कर लेंगे, लोगों को तसल्ली करा देंगे। पहला एपिसोड वो है, हमें बैकग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं। पहला जब एपिसोड फेल हो गया तो हिंदुस्तानी अवाम का प्रेशर आया, फिर उन्होंने 72 जहाज इकट्ठे किए, 35, उसमें से 34-35 ऑलमोस्ट राफेल थे, पूरा फ्लीट था, और 35 और जहाज इकट्ठे किए और पाक फिजाई के मुकाबले में आ गए। अब वो समझ रहे थे, जो स्ट्रैटेजी मैं पढ़ पा रहा हूँ और जो मेरी पाक फिजाई के ऑफिशियल से बात हुई है, वो ये समझ रहे थे कि हम तकरीबन 70-75 जहाज हवा में उड़ाएंगे, कुछ उसमें से ऑफेंस करेंगे, यानी स्टैंड ऑफ वेपन जिन्होंने मारना था वो करेंगे, और बाकी शूटर्स कैपेसिटी में आएंगे। यानी कि वो इस तरह होंगे कि पाकिस्तान फिजाइया के जो ही जहाज एयर में आएंगे, हम उनको हंट करेंगे, 1-2 को मार गिराया तो हम कमाल कर देंगे कि अभिनंदन का भी हिसाब हो गया, फलां का भी हिसाब हो गया। हुआ ये कि 75 में से आपने 65 जहाज़ों को तो लैंड करने दिया, 5 का मलबा लैंड करवाया ज़मीन पर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अब हुआ ये कि प्रेशर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट पर और ज़्यादा हो गया। लेकिन एक फ़ायदा हुआ उस हिट का या उस पनिशमेंट का, हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत और ख़ासतौर पर फिजाइया चली गई एट्रिशन शाय मोड में। उन्होंने कहा कि वो हो, ये तो हम नुकसान तो अब ले नहीं सकते, 5 तो पहले तबाह कर लिए, 1000 जहाज पेनों में खड़ा रह गया, इतना हम बजट लेते हैं तो लोगों को क्या कहेंगे कि हम मार खाने के लिए एयरबोर्न होते हैं। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब जहाज़ों को ना भेजो। ये एलिमेंट ऑफ, देखें, एक स्ट्रेंथ और चीज़ होती है, डेस्परेशन और चीज़ होती है, और फ्रस्ट्रेशन उसकी भी कैटेगरी लो है।